गुड मॉर्निंग भी सभी को, नमस्कार। आज हमारी जो हम एमसीक्यू कर रहे हैं इंडियन इकोनॉमी के, आज हमारी ये थर्ड क्लास है जो मुद्रा और बैंकिंग से संबंधित है। और मुद्रा और जो बैंकिंग से संबंधित ये थर्ड क्लास है जो मैंने 2 क्लास दी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो PYQ है ये पूछे गए हैं पीछे सारे एग्जाम में। आज जो क्वेश्चन है मैं जो कंटिन्यू आपको ये 6-7 क्लासेस दूंगी, ये सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं एग्जाम में आए हैं भी, देख लेना। और इनसे इकोनॉमिक्स, इंडियन इकोनॉमिक का क्वेश्चन, अगर भाई इकोनॉमिक्स जैसे स्टेट वाले हैं उनके लिए तो कह नहीं सकते, क्योंकि एक इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट होता है उसके थोड़े से और डीपली पूछता है। जो नॉर्मल एग्जाम होते हैं एसएससी के, ये सीजीएल लेवल के, इनमें इंडियन इकोनॉमिक के यहाँ से एग्जाम क्वेश्चन है आराम से आ सकते हैं भी। और मैं साथ साथ सारे कंसेप्ट क्लियर भी करा रही हूँ, तो यहाँ से सारे बच्चे जो भी है अपने आप भी अपनी ये जो ऐप पे है भी सारे बताया करो भी। हमारा जो YouTube चैनल है एकलव्य क्लासेस से, उसको भी प्रमोट किया करो और सभी को शेयर करो भी। हम भी एक बड़े प्लेटफॉर्म पे कार्य कर सकें भी, हम भी अपनी मेहनत को दिखा सकें भी। तो सारे शेयर भी किया करो और बताया करो भी, आगे से आगे प्रचार किया करो। जितने भी बच्चे देख रहे हैं ऐप पे पढ़ते हैं, ऐप पे जिसने कोर्स ले रखा है वो यूट्यूब पे भी विजिट करें और वहां सभी वही आस पड़ोस में 1-2 को ऐसे ही प्रचार बढ़ता है भी। चलो भी क्लास स्टार्ट करते हैं। आज ये हमारा जो थर्ड क्लास है ये किससे है? मुद्रा। ये जय मां सरस्वती का नाम लेके स्टार्ट करते हैं। ये किससे संबंधित है? मुद्रा और बैंकिंग से भी। किससे संबंधित है? मुद्रा और बैंकिंग से संबंधित है भी। मुद्रा और बैंकिंग से संबंधित ये हमारी थर्ड क्लास है भी। ये हमारी थर्ड क्लास एमसीक्यू की है भी। तो इसमें पहला ही है भी, हवाला क्या है? हवाला एक तो हवाला है, जैसे चलो ऑप्शन पढ़ के पहले ये बता देती हूँ। विदेशी मुद्रा का अवैध कारोबार। विदेशी मुद्रा का अवैध कारोबार, इसका ऑप्शन तो यही सही है भी। विदेशी जो मुद्राएं होती है उसका अवैध कारोबार किया जाता है, वो हवाला होता है। एक कर वचन, जो कर वचन है ना, जो करों से बचने के लिए जो जो पैसे होते हैं जो करों से बचाकर बाहर विदेशों में भेजे जाते हैं, जैसे काला धन बोला जाता है। काला धन यही है, करों से बचाकर जो पैसे बाहर जमा कराए जाते हैं फिर उसे और एफडीआई उनके जरिए यहाँ निवेश किया जाता है, 1 नंबर में बदला जाता है। वो सारे किन में आता है? काला धन वही होता है जो करों से बचाया जाता है भी। शेयरों का अवैध कारोबार, ये सेबी वगैरह, वो हमारा जो जैसे सेबी वगैरह है, जो सिक्योरिटी एक्सचेंज जो है वो इनको हैंडल करता है। भारत का जो शेयर बाजार है भारत का, एक है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और एक है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। एक है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और एक है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ये भारत की बता रही हूँ मैं, भारत का सबसे पुराना जो शेयर पूछे भी शेयर मार्केट कौन सा है, तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है जो 1875 में आया था भी। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ये 1992 में आया था भी। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज वो 1992 में आया। और शेयर अगर पूछे सबसे पुराना शेयर बाजार कौन सा है, तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है भी। आगे किसी विषय का पूर्ण विवरण भी, ये कोई वो नहीं है। इसमें जो ऑप्शन है फर्स्ट ही ठीक है, इसका ऑप्शन जो फर्स्ट इसका ठीक है। हवाला ध्यान रखना भी, ये पीछे एग्जाम में आया है। और कारोबार मैंने बता दिया तुम्हें, ये करों से जो बच कर पैसे बाहर निकाले जाते हैं जिसे काला धन बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी, नेक्स्ट क्वेश्चन है सस्ती मुद्रा भी। ये मैंने क्लासेस लिए हैं, ये बात मैंने की है। सॉफ्ट लोन, सस्ती मुद्रा भी, सॉफ्ट लोन। सस्ती मुद्रा वह है जो सस्ती ब्याज दरों पर उपलब्ध हो जाए, सस्ती ब्याज दरों पर उपलब्ध हो जाए। जैसे पहला ही इसका ऑप्शन है ब्याज की कम दर भी, ब्याज की कम दर। दुर्लभ मुद्रा, दुर्लभ मुद्रा जिसकी ब्याज दर अधिक हो, दुर्लभ सॉरी भी सस्ती मुद्रा जो सस्ते पे और जो आराम से स्थानांतरण इजिली हमारे पास मिल जाए, वो सुलभ भी बोला जाता है। और जो काफी टाइम के बाद टाइम लगे भी उस मुद्रा को, कोई भी चीज को, जैसे शेयर है, कोई भी हमारे पास बॉन्ड है, उनको बदलने में टाइम लगे, तो उसको क्या कहते हैं?
उसको हम दुर्लभ मुद्रा कहते हैं, और जो ब्याज दर ज्यादा लगती है उसे कठोर मुद्रा कहते हैं। सस्ती मुद्रा होती है ब्याज की कम दर में, बचत का निम्न स्तर, आय का निम्न स्तर, निम्न जीवन स्तर, ये गरीबी उनमें जो मापी जाती है, एसडीआई में इनका ये स्तर है, मापा जाता है। बचत का निम्न स्तर होता है तो क्या होता है भाई, बचत निम्न होती है तो निवेश कम होगा, निवेश कम होगा तो उत्पादन कम होगा, उत्पादन कम होगा तो क्या होगा भाई, उत्पादन कम होगा तो पैसे कम, आय कम होगी, आय कम होगी तो फिर उपभोग कम होगा। तो ये सर्कल गरीबी की ओर निर्धनता, जो गरीबी है ये सर्कल घूमता ही रहता है। जो बचत होती है वो पूर्ति से संबंधित होती है, और जो अगर डिमांड करें, डिमांड वो होती है, जो बचत होती है वो पूर्ति को डिसाइड, ये पूर्ति संबंधित होती है, ये किससे संबंधित होती है, पूर्ति संबंधित होती है। और जो ये चक्कर होता है निर्धनता के दो चक्कर, एक तो पूर्ति संबंधी चक्कर, एक मांग संबंधी चक्कर। जिसमें बचत कम हो वो मांग, बचत कम का हो वो पूर्ति संबंधी चक्कर, और जिनमें मांग वाला भी मांग कम हो वो डिमांड संबंधी चक्कर होता है। भी मांग से संबंधित है, जो उपभोग से संबंधित, जो हमारी है भी मांग कम करे वस्तुओं की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस विदेशी मुद्रा में शीघ्र देशांतर की प्रवृत्ति हो उसे क्या कहते हैं। यही मैंने क्वेश्चन अभी अभी पीछे बताया है तुम्हें। विदेशी मुद्रा में शीघ्र, मान लो तुरंत कन्वर्ट किया जाए, किसी पैसे को तुरंत कन्वर्ट किया जाए, उसे क्या बोलते हैं, सुलभ मुद्रा बोलते हैं। दुर्लभ मुद्रा कौन सी, जिनमें टाइम लगे, जिनमें प्रोसेस मुद्रा में बदलने के लिए टाइम लगे उसे दुर्लभ मुद्रा बोलते हैं। जिनमें टाइम कम लगे उसे सुलभ मुद्रा बोलते हैं। सुलभ मुद्रा जो इजिली हमें कन्वर्ट कर सकेंगे। गरम मुद्रा भी, जो हॉट मुद्रा गरम मुद्रा होती है वो कौन सी मुद्रा होती है, गरम मुद्रा भी, जो तुरंत अवेलेबल हो। स्वर्ण जो मुद्रा, सोने का, जो पहले मैंने बताया कि जब स्टार्टिंग में जब ये मुद्राएं जब चली थी, इस सोने से व्यापार होता था। मैंने पूरी क्लास में तुम्हें जो ऐप पे हमने क्लास ली थी उसमें सभी बताया था कि जो स्वर्ण मुद्रा है ये आया था भी, एक जो ग्राम जो सोना है उसके पैसे कितने रुपए का रखा जाए। तो यूएसए और भारत ने, यूएसए भारत बाकी अन्य देशों ने भी बोला था, जो रिकमेंडेशन आई थी भी, जो आईएमएफ और ये वर्ल्ड बैंक आया उससे भी पहले ये ऐलान किया गया भी, जो है भी सोने के 1 ग्राम के हिसाब से, क्योंकि जो यूएसए है ना वो वस्तुओं का ज्यादा से ज्यादा निर्यातक देश है भी। एक जो यूएसए की कंट्री है वो बहुत डेवलप कंट्री है, उसकी जो अर्थव्यवस्था है वो 27 ट्रिलियन डॉलर है भी। तो यूएसए के पास ज्यादा था धन, वस्तुएं, प्रोडक्शन ज्यादा था। तो उन्होंने भी जब कई रेशो रहे थे भी, जो व्यापार करना होता था यूएसए से, प्रोडक्शन लेना होता था भी, तो सोने में व्यापार होता था भी, जिसे स्वर्ण मुद्रा बोला जाता था। और जिनका रखा गया था भी 1 ग्राम सोना कितनी कीमत रखोगे, तो यूएसए ने जो रखी थी वो 38 कॉइन रखी थी, और जो भारत ने जैसे भी आइडिया लगाओ भी 10 रुपए 1 ग्राम सोने की रखी थी। तो यह बाद में इनमें भी इश्यू हो गया था स्वर्ण मुद्रा पे। यूके जैसे देशों ने ये सोचा भी यूएसए के पास इतना कितना सोना है, और यूएसए के जो उसमें भी इन्फ्लेशन आ गई थी बहुत ज्यादा, क्योंकि यूएसए के जो बैंक ने इतनी डॉलर निकाल दिए थे भी, प्रिंट कर दिए, जितना सोना नहीं था। तो ये कहीं ना कहीं डाउट हुआ, तो इसकी वजह से आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक को लाया गया था भी। आगे नेक्स्ट भी, दुर्लभ मुद्रा किसे कहते हैं, वही उसका उल्टा भी, जो सस्ती मुद्रा है, जो सस्ती मुद्रा है और उसको जो आसानी से हमें मिल जाए उसे, जैसे सस्ती मुद्रा जो आसानी से हमें मिल जाए, जैसे M1 M2 हमने पढ़ा था अभी। M1 में जो करेंसी होती है, जो करेंसी लोगों के पास होती है, डिमांड डिपॉजिट होता है, और ये जो करेंसी होती है ये M1 में आती है, M2 में पोस्ट ऑफिस आती है भी। M2 में इजिली जो मिल जाती है तो वो फर्स्ट होती है। सुलभ जो मुद्रा है वो कौन सी है,
सुलभ जो है मुद्रा है वो M1 है। भी लोगों के पास कौन सी डिमांड डिपॉजिट जो बैंकों में जो मुद्रा है वो सीधा भी पैसे इजिली हम मिल सकते हैं, बैंकों से सीधा पैसे ले सकते हैं। और दूसरा जो पोस्ट जो M2 में काउंट करते हैं भी M2 में करते हैं M1 प्लस हम जो पोस्ट ऑफिस में जो जमा कराते हैं भी कागजात इश्यू रहते हैं ना, हम जैसे ये LIC ये जो बनाते हैं भी कागजात रहते हैं, उस पैसे को पैसे में कन्वर्ट करने में काफी टाइम लगता है, वो दुर्लभ मुद्रा कहलाती है भी। तो इससे तुम ध्यान रखना, सुलभ मुद्रा जो आसानी से मिल जाए वो सुलभ होती है, जो प्रोसेस में काफी टाइम लगे मुद्रा में कन्वर्ट करने में तो उसे दुर्लभ करते हैं। ऐसे मुद्रा ऑप्शन जैसे देखो भी, ऐसे मुद्रा जो ऋणों के बदले चुकाई जाती हो, ऐसी मुद्रा जो सोने के रूप में हो वो स्वर्ण मुद्रा होती है भी, स्वर्ण मुद्रा होती है। ऐसी मुद्रा जो आसानी से उपलब्ध हो कौन सी सुलभ मुद्रा होती है भी, सुलभ होती है। ऐसी मुद्रा जो आसानी से सुलभ ना हो वो दुर्लभ मुद्रा होती है। ऐसी मुद्रा जो आसानी से सुलभ ना हो वो दुर्लभ मुद्रा होती है। ये क्वेश्चन सभी के लिए भी, जितने इंडियन इकोनॉमिक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं इनसे बाहर क्वेश्चन नहीं आएंगे भी। मैंने पूरा जो पीछे का है वो सारे के सारे क्वेश्चन उठा रखे हैं मैं। चलो भी नेक्स्ट है मुद्रा प्रसार। इन्फ्लेशन के बारे में जो असत्य है उसे चिह्नित कीजिए। मुद्रा जो इन्फ्लेशन है, मुद्रा पहले तो इन्फ्लेशन क्या होता है, जहां वस्तुओं की कीमतें बहुत हाई हो जाए उसे इन्फ्लेशन कहते हैं भी। जहां मार्केट में मुद्रा बहुत ज्यादा हो और वस्तुएं कम हो और वहां वस्तुओं की कीमतें बढ़ जाए उसे इन्फ्लेशन कहते हैं। पहले ऑप्शन पढ़ लेते हैं भी इनमें क्या दिया, क्योंकि हमें तो क्वेश्चन तो हम इन्फ्लेशन के अलग अलग प्रकार से पढ़ते हैं पर उनके ऑप्शन पे डिपेंड करता है भी उन्होंने किस तरीके से बताया गया है। देखिए भी, मुद्रा प्रसार इंगित करता है कि परंतु समूह की कीमतों में वृद्धि बिंदु से बिंदु आधार पर हो, बिंदु से बिंदु आधार पर नहीं, शीघ्रता से वृद्धि हो। भारत में मुद्रा प्रचार की दर की गणना थोक कीमत सूचकांक के आधार पर की जाती है भी। एक बार नीचे वाले देख लेते हैं भी, मुद्रा जो इनके बारे में असत्य पूछा है भी, असत्य ध्यान रखना। मुद्रा प्रचार के माप के लिए कुछ वस्तुओं की खुदरा कीमतों को भी ध्यान में रखा जाता है। अगला है मुद्रा प्रसार की दर के नीचे जानने का तात्पर्य है कीमतों का घटना नहीं है अभी। देखो, मुद्रा प्रसार की दरों के नीचे जाने का तात्पर्य है मुद्रा का घटना नहीं है, ये तो इसका सत्य है भी। मुद्रा के प्रसार के माप के लिए कुछ वस्तुओं के खुदरा कीमतों को भी ध्यान में रखा जाता है भी, ये भी सत्य है। मुद्रा प्रसार की दरों की गणना के लिए थोक कीमत सूचकांक का आधार होता है, ये भी सत्य है। होता तो इसमें सारे WPI भी होता है, जो थोक मूल्य जो होते हैं होलसेल जिनको बोलते हैं प्राइस इंडेक्स भी, और CPI भी होता है भी, CPI पे भी इंक्लूड होता है। ये दोनों ही है भी, इन्फ्लेशन को मापने के लिए दोनों ध्यान रखे जाते हैं। CPI को भी अब लिया जाने लगा है, क्योंकि यहाँ से होता भी, इससे तो थोक वाला आता है, बाकी इससे उपभोग वाला, उपभोग कीमत सूचकांक भाई, इन दोनों को इंक्लूड किया जाता है भी वर्तमान में। इसमें एक दिया, ये तीनों सत्य है। ऊपर पूछा भी असत्य को चिन्हित करना, तो ये है भी असत्य। इसका पूरा जो ऑप्शन अगर आंसर देखें तो इसका आंसर जो असत्य है वो ये फर्स्ट ऑप्शन है इसका असत्य में। आगे नेक्स्ट है मुद्रास्फीति से बाजार की वस्तुएं क्या होती है, महंगी हो जाती है, सस्ती नहीं होती। मुद्रा अपस्फीति से सस्ती हो जाती है और मुद्रास्फीति से महंगी हो जाती है। तो इसमें क्या है, सस्ती हो जाती है मुद्रा, किससे, मुद्रा अपस्फीति में सस्ती हो जाती है। मुद्रा अपस्फीति में बाजार की वस्तुएं सस्ती हो जाती है, मुद्रास्फीति में कैसी हो जाती है, महंगी हो जाती है। मुद्रास्फीति में कैसी हो जाती है, महंगी हो जाती है, क्योंकि मुद्रा की जो
मुद्रा है वो मार्केट में ज्यादा हो और मैंने कहा भी प्रोडक्शन कम हो तो वस्तुओं के रेट क्या हो जाएंगे, हाई हो जाएंगे। जैसे अफगानिस्तान में है भी प्रोडक्शन कम है और मुद्रा है तो उनके हाई रेट है भी। बिल्कुल नहीं मिलती, ये कोई भी नहीं है, प्रचारता से ये कुछ भी नहीं है। महंगी हो जाती है, सस्ती कब होती है, मुद्रा अपस्फीति में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैंने सारे क्वेश्चन ले रखे हैं, इस क्वेश्चन से आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। मैं जैसे क्वेश्चन आएगा मैं उसके बारे में तुम्हें बताती जाऊंगी। घाटे की वित्त व्यवस्था में व्यय और राजस्व का अंतर, घाटे की वित्त व्यवस्था में व्यय और राजस्व का अंतर अतिरिक्त कागजी मुद्रा छाप कर घटाते, ये सॉरी भी घटाते हैं। इस युक्ति का उद्देश्य आर्थिक विकास है, परंतु यदि यह विफल हुई तो इससे कौन सी स्थिति उत्पन्न होगी। कहते हैं भी घाटे की वित्त व्यवस्था में व्यय और राजस्व आय का, व्यय और राजस्व आय, जो इसमें घाटे की वित्त व्यवस्था टोटल व्यय और टोटल जो आय का डिफरेंस होता है, अगर वो माइनस में जाता है तो घाटे की अर्थव्यवस्था होती है, प्लस में जाता है तो वो कैसी होती है भी, लाभ की अवस्था होती है। तो घाटे की अवस्था उसे कुल बजट घाटा भी बोला जाता है। अगर कुल राजस्व व्यय और कुल राजस्व आय माइनस उन दोनों का अंतर किया जाए तो उसे राजस्व घाटा बोला जाता है। ऐसे राजकोषीय घाटा है। हमें ये सारे क्वेश्चन आएंगे, उसके साथ साथ हम इनको करते जाएंगे। तो देखिए भी ये कहता है भी घाटे को अतिरिक्त भी कहते हैं भी कैसे प्रिंट करके उस घाटे को उस घाटे को भी कम किया जाए और आर्थिक विकास के लिए वो कैसे स्थिति हो सकती है। तो आप सपोज करें भी अगर पैसे ज्यादा प्रिंट कर देती है, जैसे भारत में आरबीआई अगर प्रिंट है, क्योंकि मैंने ये आपको पहले जब क्लास ली थी तो उसमें बताया था भी आरबीआई, अगर हम ये चाहते हैं भी सरकारें अगर बेरोजगारी मिटानी है तो क्यों ना वो पैसे प्रिंट करके लोगों के दे दिया जाए। ज्यादा प्रिंट करने से क्या होगा भी, मुद्रास्फीति आती है। भी ज्यादा प्रिंट करने से मुद्रास्फीति आती है, ना कि आर्थिक विकास होता है, आर्थिक विकास की हानि होती है भी। क्योंकि प्रोडक्ट मुद्रास्फीति कितनी, वो मुद्रा कितनी प्रिंट की जाती है जितना प्रोडक्शन के हिसाब से प्रिंट किया जाता है भी। तो इसमें क्या स्थिति उत्पन्न हो सकती है पूछा है, मुद्रा का संकोचन होगा, मुद्रास्फीति होगी, इसका ऑप्शन यही सही है। मैं सारे बताऊंगी, मुद्रा अवमूलन होगा, मुद्रा अस्फीति होगी। मुद्रा संकोचन भी, मुद्रा संकोचन होता है मुद्रा अपस्फीति में भी। मुद्रा का संकोचन किस में होता है, मुद्रा की अपस्फीति में भी, अपस्फीति में, मुद्रा की अपस्फीति में। क्योंकि इसमें मुद्रा का संकोचन का मतलब है मुद्रा मार्केट में कम हो तो वस्तुओं की कीमतें कम हो जाएगी, मुद्रा का संकोचन। तो मुद्रा का संकोचन होता है तो मुद्रा की वैल्यू बढ़ जाती है। इसमें क्या, मुद्रा का मूल्य बढ़ जाता है भी, मुद्रा का मूल्य बढ़ जाता है। और मुद्रास्फीति में मुद्रा का मूल्य क्या हो जाता है भी, एक मिनट भी, मुद्रा का मूल्य कम हो जाता है भी, मुद्रा का मूल्य कम हो जाता है भी, मुद्रा का मूल्य कम हो जाता है भी। ये ध्यान रखना भाई, इसमें वस्तुओं की कीमतें बढ़ जाती है और मुद्रा का मूल्य कम हो जाता है। और मुद्रा संकोचन में, इसमें मुद्रा अपस्फीति में आता है। मुद्रा अपस्फीति में क्या होता है, वस्तुओं की कीमतें कम हो जाती है और मुद्रा का मूल्य बढ़ जाता है। मुद्रा अवमूलन भी, मुद्रा अवमूलन है भी दूसरे देशों के कंपेयर में अपनी मुद्रा को कम कर लेना भी। मुद्रा अवमूलन दूसरे देशों के कंपेयर में अपने देश की मुद्रा को कम कर लेना भी, घटा देना। तो उससे क्या होता है, निर्यातों में वृद्धि होती है, जो सामान में क्योंकि पैसे कम कर लेते हैं तो निर्यातों में वृद्धि होती है, आयातों में कमी होती है भी। ये जो है, ये अब आगे भी क्वेश्चन आएगा। ये भारत ने पहली बार 1949 में पहली बार मुद्रा का अवमूलन किया था। अभी तक भारत ने 3 बार मुद्रा का अवमूलन किया है, एक 1949 में, एक 1991-92 में, और इस 2 बार मुद्रा का अवमूलन कंटिन्यू 91-92 में मुद्रा का 2 बार कंटिन्यू अवमूलन किया गया है।
मुद्रा अस्फीति भी, मुद्रा की ऐसी स्थिति जो जानबूझकर लाई जाएगी। मुद्रा स्फीति अगर करनी हो, मुद्रा अस्फीति जो जानबूझकर लाई जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वह वर्ग कौन सा है जिसका मुद्रास्फीति के कारण सबसे अधिक हानि होती है? निम्नलिखित में से वह वर्ग कौन सा है जिसका मुद्रास्फीति के कारण सबसे अधिक हानि होती है? किसको होती है भी, ये समझ लो पहले। मुद्रास्फीति, मुद्रा जो स्फीति है सबसे अधिक हानि किसको होती है भी? सबसे हानि मुद्रास्फीति अगर हो तो जो देनदार होता है, जो देनदार होता है, क्रेडिट बाई देनदार, क्रेडिटर होता है जो, सॉरी भी क्रेडिटर लिख लो, जो क्रेडिटर होता है जो देता है हमें पैसे। सपोज करो मैंने तुम्हें 100 रुपए दिए, मुद्रास्फीति आ जाए तो मेरे को हानि होगी और तुम्हें लाभ होगा। अगर मुद्रा अपस्फीति आ जाए, मुद्रा अपस्फीति आ जाए जिसमें ऋणी को हानि होगी, और आप अगर मुद्रा अपस्फीति है, वस्तुओं की कीमतें कम है, अगर मैंने आपको 100 रुपए दिए और मुद्रा अपस्फीति आ गई तो जो मुद्रा जो वस्तुएं थी उनका रेट कम हो गया। जो मुद्रा, अगर मैंने आपको 100 रुपए दिया और बाद में मुद्रा अपस्फीति आ गई तो जो मैंने दिया मेरे को तो हानि होगी, मेरे को तो लाभ होगा और आपको हानि होगी। अपस्फीति है तो ऋणी को हानि होती है और जो देता है उसको लाभ होता है। अपस्फीति है तो मुद्रास्फीति इसका उल्टा है, जो देता है, अगर मैंने 100 रुपए दिए तो मेरे को हानि होगी और आपको लाभ होगा, क्योंकि आपने जब लिया मुद्रास्फीति में 100 रुपए लिए तो 100 रुपए से एक पेन आ रहा था भाई, एक पेन मिल रहा था। आपने, मैंने 100 रुपए दिए जब एक पेन मिल रहा था। जब मुद्रास्फीति आ गई और ब्याज रेट आपने, मैंने कहा भी 100 पे 4%, तो 104 रुपए लेने थे एक महीने के बाद, और मुद्रास्फीति आ गई, वस्तुओं के दाम बढ़ गए, वही पेन 100, वही पेन 150 का हो गया भाई। वस्तुओं की मुद्रास्फीति में क्या होता है, वस्तुओं की कीमतें बढ़ती है ना, वही एक पेन 150 रुपए में भी, एक पेन 150 रुपए में आने लग गया तो क्या होगा भाई, मुद्रास्फीति में किसको हानि होगी? आपको तो लाभ हुआ ना, क्योंकि अगर मुद्रास्फीति हुई तो ऋणी को तो लाभ हुआ ना, क्योंकि उसको 100 चुकाने हैं, और ऋणदार जो देनदार है उसको क्या होगी, हानि होगी, क्योंकि एक पेन ही नहीं आ रहा, उस 4 रुपए मिल रहे हैं। मुद्रास्फीति से क्या हो गया, 106 रुपए। मुद्रास्फीति तो 150 का हो गया ना, कितने का, 150 का पेन हो गया। तो किसको भी मुद्रास्फीति में जो देनदार है उसको क्या होगी भी, हानि होगी, और जो ऋणी है उसको लाभ होगा। अपस्फीति में उल्टा हो जाए, जैसे 100 रुपए दिए उस टाइम एक पेन आ रहा था भाई, और मुद्रा अपस्फीति आ गई, वस्तुओं के दाम गिर गए और मुद्रा का मूल्य बढ़ गया, तो इसमें किसको होगा, आपने 100 रुपए दिए, आपके लिए ऋणी है आपको हानि होगी, क्योंकि उस अपस्फीति आ जाए, जो देनदार है वो, अगर पेन अपस्फीति आ गई तो क्या होगा, वस्तुओं का दाम, पेन की कीमत गिर गई, 50 रुपए का पेन हो गया, 50 का पेन हो गया, तो देनदार कितना पेन खरीद लेगा भाई, 2 पेन खरीद लेगा। जब आपको दिया था एक पेन ही खरीद रहा था, जब आपने वापिस किया तो वो 2 पेन खरीद लेगा भाई। तो आपको अपस्फीति में तो आपको हानि होगी और जो देनदार है उसको लाभ होगा। मुद्रास्फीति में उल्टा है, मुद्रास्फीति देनदार उसको लाभ होगा, देनदार है उसको हानि होगी, और जो ऋणी है उसको लाभ होगा। अब क्वेश्चन से सही समझते हैं, क्वेश्चन से क्लियर करते हैं। इसमें क्या कहा है, मुद्रास्फीति के कारण सबसे अधिक हानि किसकी होती है, देनदार को होती है। लेनदार को क्या होता है, लाभ होता है। लेनदार को क्या होता है, लाभ होता है। आगे भी नेक्स्ट क्वेश्चन, मुद्रास्फीति से लाभान्वित होता है कौन, ऋणी होता है, जो पीछे बात करके हैं लेनदार। जो ऋणदाता होता है देनदार, उसको क्या होती है भी, हानि होती है, उसको क्या होती है, हानि होती है। ये है आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, मुद्रास्फीति की उच्च दर और बेरोजगारी की
उच्च दर, मुद्रास्फीति की भी उच्च दर, बेरोजगारी की भी उच्च दर उपस्थित हो तो उसे क्या कहते हैं? उसे स्टैगफ्लेशन कहते हैं भी। उसे क्या स्टैगफ्लेशन कहते हैं? स्टैगफ्लेशन क्या है? मुद्रास्फीति, मुद्रास्फीति, मुद्रास्फीति तो मैंने बता ही दिया। इसमें क्या होता है? देखो, मुद्रास्फीति और बेरोजगारी में विपरीत संबंध है भी। अगर फिलिप्स जो कर्व पढ़े, इकोनॉमिक्स के बच्चे समझते हैं भी, पूरा जो इकोनॉमिक्स जिन्होंने पढ़ी है, फिलिप्स कर्व क्या बताता है? मुद्रास्फीति में फिलिप्स कर्व है जो मुद्रास्फीति और बेरोजगारी में उल्टा संबंध बताता है भी। यहाँ मुद्रास्फीति भी इन्फ्लेशन और यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट में, अनएम्प्लॉयमेंट, ये बेरोजगारी है भी और ये मुद्रास्फीति है। मुद्रास्फीति हाई हो जाती है तो एम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगा। जब मुद्रास्फीति कम हो जाती है तो बढ़ जाएगी। बेरोजगारी तो बढ़ रही है ना, इधर बढ़ रही है, पहले 10 थी अब 20 हो गए भी बेरोजगार। यहाँ पहले मुद्रा क्या थी भी? यहाँ पहले, एक मिनट रख देती हूँ, पहले मुद्रा 6% थी, अब मुद्रास्फीति कम होगी, 4% होगी। मुद्रा जो स्फीति है वो कम हुई, घट गई भी, 4% होगी। और बेरोजगारी क्या होगी? बढ़ गई भी, 10 से 20 होगी, 10 से 20% होगी। पहले 10% थी। जब ये बढ़ती है, मुद्रास्फीति बढ़ती है तो बेरोजगारी क्या होती है? कम होती है। बेरोजगारी क्या होती है? कम होती है। तो मुद्रास्फीति और जो बेरोजगारी है उसमें कैसा संबंध है भी? विपरीत संबंध है। कैसा संबंध है? विपरीत संबंध है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अपोजिट संबंध है भी। कैसा संबंध है? अपोजिट संबंध है भी। अप्रत्यक्ष संबंध है। प्रत्यक्ष जो सीधा संबंध, अप्रत्यक्ष उल्टा संबंध। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो इसमें स्टैगफ्लेशन में क्या है? स्टैगफ्लेशन क्या होता है? जब मुद्रास्फीति भी हो और बेरोजगारी भी बढ़ रहा हो, बेरोजगारी की दर भी बढ़ रही हो, उत्पादन कम, आय कम, रोजगार कम, बेरोजगारी बढ़ रही हो, उसे स्टैगफ्लेशन कहते हैं। जब इनमें सीधा संबंध हो, दोनों उल्टा संबंध हो, तो मैंने तुम्हें बता ही दिया भी। इनमें जो फिलिप्स कर्व है, फिलिप्स, ये सॉरी भी, फिलिप्स जो कर्व है, वक्र है, उसमें ये दोनों बताया जाता है। फिलिप्स ने जो दिया, इकोनॉमिक्स का बच्चा है जिन्होंने पढ़ा है वो अच्छे तरीके से समझ पाएगा। ये दोनों उल्टे संबंध बताते हैं। इसमें पूरा प्रोसेस है, पर इतना सारा अगर तुम्हें ये बात बताऊंगी तो तुम बोर हो जाओगे। तुम्हारा जो नॉर्मल एग्जाम होता है उसमें सीधी बातें पूछी जाती है। अगर उल्टा संबंध है तो ये अच्छा होता है। अगर दोनों का सीधा संबंध है तो स्टैगफ्लेशन की स्थिति आ जाएगी भी। ये कैसी स्थिति? स्टैगफ्लेशन स्थिति होगी। इसे स्टैगफ्लेशन स्थिति बोलते हैं। ये भी एग्जाम में बहुत बार आता है। गतिरोध में चल मुद्रास्फीति, मुद्रास्फीति कैसी होती है? रेंगती हुई, दौड़ती हुई, भागती हुई और चलती हुई मुद्रास्फीति। तो कौन सी मुद्रास्फीति अच्छी भी है, नुकसानदायक भी है। पर बीच बीच में उर्जित पटेल कमेटी, उन्होंने मुद्रास्फीति जो कंट्रोल करने के लिए उन्होंने जो 2013 में उर्जित पटेल कमेटी आई, उसका यही था भी हर 2 महीने के बाद जो आरबीआई बैठक करें और देखें भी कितनी मार्केट में मुद्रास्फीति है तो उसको कंट्रोल किया जा जाए। पहले आरबीआई 4 बार बैठक करता था, अब 6 बार करता है भी। जो 2013 में उर्जित पटेल कमेटी आई उसके हिसाब से मुद्रास्फीति को कंट्रोल करने के लिए भी ध्यान रखना भाई। जो चल मुद्रास्फीति भी होती है, जो चलती हुई, ये अच्छी होती है। ज्यादा दौड़ती हुई मुद्रास्फीति हानिकारक होती है भी। दौड़ती हुई मुद्रास्फीति हानिकारक होती है, जो अफगानिस्तान में है भी, ये अफ्रीका वाले देशों में है। अस्फीति भी, अस्फीति जिसमें अतिस्फीति, अस्फीति जो जानबूझकर उसको कम किया जाए, जानबूझकर उसको। एक अपस्फीति होता है जो कमी आती है
पैसे का मूल्य बढ़ जाता है और वस्तुओं की कीमत कम हो जाती है। अपस्फीति जो जानबूझकर कंट्रोल की जाए उसे अपस्फीति कहते हैं। अतिस्फीति जो जानबूझकर बढ़ाई जाए भी, ये इसका किन का है भी उल्टा, ये मुद्रा अपस्फीति का है भी। मुद्रा एक मिनट में, ये मुद्रास्फीति का उल्टा है भी, मुद्रास्फीति का उल्टा है। इसमें तो मुद्रास्फीति में तो बढ़ता है, इसमें कम किया जाए भी, इसको कम किया जाए, कंट्रोल किया जाए। और मुद्रा अपस्फीति का उल्टा है अति मुद्रास्फीति, जो आगे आएगा क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन मुद्रास्फीति के नियंत्रण की विधि नहीं है? कौन सी मुद्रास्फीति के नियंत्रण की विधि नहीं है? देखिए मुद्रास्फीति को कंट्रोल कैसे किया जा सकता है? ब्याज दरों में कमी करके कंट्रोल किया जा सकता है, मांग पर नियंत्रण से किया जा सकता है, मुद्रा की पूर्ति पर नियंत्रण करके किया जा सकता है, वस्तुओं की राशनिंग, ब्याज दरों में कमी करके मुद्रास्फीति नियंत्रण नहीं किया जा सकता, वो बताना है। मांग को, मुद्रा की मांग को कम करके नियंत्रित किया जा सकता है, ब्याज की दर को कम करके नियंत्रित किया जा सकता है, मुद्रा की पूर्ति को नियंत्रित है, मुद्रा की पूर्ति पर नियंत्रण करके, जो क्या इन पे कौन करता है? आरबीआई करता है। आरबीआई नियंत्रण किया जा सकता है, वस्तुओं की राशनिंग करके नियंत्रण नहीं किया जा सकता। तो इसका ऑप्शन है वो डी है भी। इसका ऑप्शन जो है, मुद्रास्फीति को कंट्रोल कौन करता है? आरबीआई करता है। मुद्रास्फीति के द्वारा, मौद्रिक नीति के द्वारा आरबीआई कंट्रोल करता है। ब्याज दरें कम हो जाएगी। ओह सॉरी भी, मैंने गलत बता दिया। एक मिनट दोबारा भी क्वेश्चन ध्यान से समझे। मुद्रास्फीति को कंट्रोल करना है, नियंत्रण करना है, इसका नियंत्रण करना है। वो कैसे किया जा सकता है? कौन करता है? आरबीआई करता है। आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है मौद्रिक नीति द्वारा। जब ये इनको कंट्रोल करना है तो क्या होगा? ब्याज दरें बढ़ाई जाएगी, ना कि कम की जाएगी। ये इसका करेक्ट आंसर है भी, मेरे दिमाग से निकल गया। ब्याज दर की जो कमी की जाएगी उससे तो ये बढ़ेगा। ब्याज दर में कमी की जाती है तो क्या होता है? मुद्रास्फीति बढ़ती है भी, क्योंकि ब्याज दर में कमी की जाए तो लोग अधिक से अधिक पैसे की मांग करेंगे, अधिक से अधिक पैसे की मांग करेंगे, पैसे निकलवाएंगे, तो उससे मार्केट में पैसा ज्यादा आएगा, प्रोडक्शन जो कम है तो वस्तुओं की कीमतें हाई हो जाएगी। तो ब्याज की दरों में कमी करते हैं तो मुद्रास्फीति क्या होती है? हाई होती है। हाई होती है। मुद्रास्फीति क्या होती है? हाई होती है। ये इनके सही है भी क्वेश्चन। मांग पर नियंत्रण करके, पूर्ति पर नियंत्रण करके और वस्तुओं की राशनिंग करके भी, वस्तुओं की राशनिंग करके पर नियंत्रण करके भी ये जो कीमतें वगैरह बढ़ा के भी नियंत्रित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में मुद्रास्फीति मापी जाती है थोक मूल्य सूचकांक द्वारा, शहरी गैर कामगारों के लिए उपभोग मूल्य सूचकांक द्वारा, कृषि श्रमिकों के लिए उपभोग मूल्य सूचकांक द्वारा, राष्ट्रीय आय अस्वीकृति द्वारा भी। तो मैंने तुम्हें बताया भी मुद्रास्फीति किससे मापी जाती है? WPI जो थोक मूल्य सूचकांक गोल्ड प्राइस इंडेक्स में, और प्लस CPI, इन दोनों के द्वारा ही मापी जाती है। पर ये जो क्वेश्चन है उसमें ये सही मानना है भी, ऑप्शन थोक मूल्य सूचकांक। अब इन दोनों के द्वारा ही मापी जाती है। पहला तो है भी थोक मूल्य सूचकांक, दूसरा है उपभोग मूल्य सूचकांक भी। क्या है? उपभोग मूल्य सूचकांक भी, इसे CPI बोलते हैं। इनको भी इंक्लूड किया जाता है भी, ठीक है। ये आरबीआई ने सहमति दी है भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुद्रास्फीति की शून्य दर उस वर्ष अवश्य मानी जाती है जब वर्ष के प्रत्येक सप्ताह में मुद्रास्फीति की वार्षिक दर शून्य हो। इसका ऑप्शन तो यही सही है भी फर्स्ट। मुद्रास्फीति की शून्य दर उस वर्ष में अवश्य मानी जाती है जिसमें वर्ष के प्रत्येक सप्ताह में मुद्रास्फीति की दर शून्य हो। प्रत्येक सप्ताह में, अगले और पढ़ दो, वर्ष के प्रत्येक सप्ताह में मुद्रास्फीति की वार्षिक दर घटती जाएगी। वर्ष में मुद्रास्फीति की दर बढ़े भी और घटे भी
बरस के प्रत्येक सप्ताह में मुद्रा की स्फीति की दर, वार्षिक दर स्थिर रहे उसे स्थिर मानते हैं। जब शून्य हो जाए प्रत्येक सप्ताह तो उसे क्या मानेंगे, मुद्रास्फीति की उस बरस अवश्य मुद्रास्फीति की शून्य दर मानेंगे जो हर सप्ताह शून्य रहे, और जो स्थिर रहे तो उसे स्थिर ही मानेंगे। जब बढ़ रही है तो मुद्रास्फीति है, बढ़ती हुई मुद्रास्फीति। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुद्रास्फीति किस कारण से होती है? भी किस कारण से होती है? उत्पादन हर्ष उत्पादन की कमी से, मुद्रा पूर्ति में वृद्धि से। मुद्रास्फीति किस कारण होती है? मुद्रा पूर्ति में वृद्धि से, बिल्कुल भी। उत्पादन में कमी से, क्योंकि उत्पादन कम होगा तो वस्तुओं के रेट हाई होंगे। नेक्स्ट पे, मुद्रा पूर्ति में वृद्धि से, उत्पादन में वृद्धि से भी, उत्पादन में वृद्धि से भी। तो मुद्रा जो स्फीति है वो किस कारण होती है? मुद्रा पूर्ति में वृद्धि से होती है। दोनों ही सही है। उत्पादन में कमी हो रही हो, उत्पादन में कमी हो रही हो और मुद्रा पूर्ति वृद्धि में सही, ये दोनों इसके करेक्ट हैं। इसमें जो ऑप्शन माना है, ये जो पीछे एग्जाम आया है उसमें जो ऑप्शन माना है वो तो ये है, पर इस हिसाब से ये दोनों ही सही है। ये भी सही है, ये भी सही है, पर ऑथेंटिक हमें प्रमुख बताना है तो ये वाला सही है, ध्यान रखना। स्टैगफ्लेशन जो पढ़ के आए हैं, जिसमें क्या मुद्रास्फीति भी हाई हो और बेरोजगारी भी हाई हो। अब इस ऑप्शन पे डिपेंड करते हैं ना कैसे निकालेंगे, तो देखिए भी स्टैगफ्लेशन की स्थिति में गतिरोध अस्फीति की, गतिरोध मंदी की, गतिरोध मुद्रास्फीति की, गतिरोध पुनरुत्थान की स्थिति। तो इसमें मुद्रा की स्थिति तो होती है गतिरोध, जो रोकती है किसको? आर्थिक विकास को। किसको रोकती है? आर्थिक विकास को रोकती है। किसको रोकती है? आर्थिक विकास को रोकती है, गतिरोध करती है, जिसमें बेरोजगारी बढ़ती जाती है। मुद्रास्फीति हो, उत्पादन कम होता जाता है, आय कम होती जाती है, रोजगार कम होता जाता है, बेरोजगारी बढ़ती जाती है। तो वो कौन सी स्फीति होती है? स्टैगफ्लेशन की स्फीति होती है। जो हमने पीछे ऑप्शन आपने देखे उसमें पूछा था भी उच्च मुद्रास्फीति और उच्च बेरोजगारी हो उसके कौन सी स्थिति है? वो स्टैगफ्लेशन की है। इसमें अलग भी है, तो ऑप्शन पे डिपेंड करता है भी, अलग अलग उनकी परिभाषा। मैंने बताया भी जब स्टैगफ्लेशन हो, स्टैगफ्लेशन जिसमें हाई लेवल की मुद्रास्फीति हो, हाई लेवल की भी मैंने बताया भी फ्लिप्स करो कहता है मुद्रास्फीति और बेरोजगारी है उसमें नेगेटिव संबंध होता है, उल्टा संबंध होता है, और पर स्टैगफ्लेशन में ये चीजें दोनों पॉजिटिव हो तो मुद्रा ये स्टैगफ्लेशन की स्थिति होगी जिसमें हाई मुद्रास्फीति, हाई बेरोजगारी, रोजगार कम, आय कम, उत्पादन कम। तो वो कैसी स्थिति है? स्टैगफ्लेशन की। आगे में मुद्रास्फीति की उच्च दर, बेरोजगारी की उच्च दर एक साथ उपस्थित को क्या कहते हैं? वही सेम भी स्टैगफ्लेशन का चल स्फीति भी होती है। अपस्फीति जो मुद्रास्फीति हो उसे जानबूझकर कम किया जाए तो वो अपस्फीति होती है, और जब मुद्रा अपस्फीति हो उसे जानबूझकर बढ़ाया जाए तो उसे अतिस्फीति कहते हैं। ये गतिरोध ये नहीं रखना। आगे है भारत में मुद्रास्फीति की दर माप किस आधार पर होता है? भारत में मुद्रास्फीति का मैंने बता दिया भी थोक मूल्य सूचकांक है। ये क्वेश्चन आए हैं उसमें थोक मूल्य सूचकांक दिया है, परंतु अब वर्तमान में उपभोग सूचकांक भी इसमें होता है, श्रमिकों के जीवन निर्वाह लागत सूचकांक भी होता है। इसमें जीवन के जो निर्वाह लागत सूचकांक भी इसमें शामिल होता है, ये आना चाहिए। अब मुद्रास्फीति में इन दोनों के आधार पर ही इनका माप होता है भी। जो ये आया है उसमें तो ये वाला ऑप्शन दिया है, पर इन तीनों के आधार पर ही होता है भी। ये दो इंक्लूड होते हैं भी, WPI और प्लस CPI भी, ये दोनों इंक्लूड होते हैं, ध्यान रखना। आगे भी आर्थिक विकास सामान्यतः युक्ति होता है अस्फीति के साथ, स्फीति के साथ, स्टैगफ्लेशन के साथ, अतिस्फीति के साथ। ये कहते हैं भी आर्थिक विकास जो सामान्यतः युक्ति होता है वो स्फीति के साथ होता है, स्फीति के साथ होता है। स्फीति आर्थिक विकास के लिए अच्छी भी है, पर बहुत ज्यादा मुद्रास्फीति जैसे दौड़ती हुई मुद्रास्फीति नहीं है, चलती हुई मुद्रास्फीति अच्छी होती है भी। जो चलती हुई मुद्रास्फीति अच्छी होती है
दौड़ती हुई नहीं भी, और मुद्रास्फीति अगर दौड़ती हुई है तो वो हानिकारक भी है। तो आर्थिक विकास सामान्यतः युगगत है, वो स्फीति के साथ होना चाहिए, भी अच्छी भी होती है। आगे भी, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में मुद्रास्फीति के प्राकलन का सबसे प्रचलित माप है? थोक मूल्य सूचकांक है भाई, थोक मूल्य सूचकांक है। ये मैंने बताया, ये क्वेश्चन देखो बार बार रिपीट हो रहा है, पर अब वर्तमान में थोक मूल्य और उपभोग मूल्य इन दोनों को ही माना जाता है भाई, इन दोनों को WPI और प्लस CPI इन दोनों को ही लिया जाता है भाई। ये पीछे क्वेश्चन आया तो उसमें थोक मूल्य सूचकांक को ही बताया गया है। आगे है, किस अर्थव्यवस्था में सामान्य मूल्य स्तर में नियंत्रण वृद्धि को क्या कहते हैं? जो एक कंटिन्यू स्तर से वृद्धि हो रही है सामान्य मूल्य स्तर में, तो वो कौन सी होगी? मुद्रास्फीति होगी। कंटिन्यू वृद्धि हो रही है उसे मुद्रास्फीति कहते हैं। विस्फीति भी उल्टा हो जाएगा इसका, अस्फीति इसका उल्टा हो जाएगा। इसमें मुद्रा का जो मूल्य है, प्राइस है, वो हाई होती है, अभी प्राइस है वो हाई होती है, और मनी का जो मूल्य है वो डाउन होता है। और यहाँ अपस्फीति में क्या होता है, प्राइस है वो कम होती है और मनी का जो मूल्य है वो हाई होता है। विस्फीति ये इसमें लाई जाती है अभी, और मुद्रास्फीति में अपस्फीति लाई जाती है। आगे एक मिनट में, मुद्रास्फीति है वो देखो, मुद्रास्फीति जनित लागत जनित भी होती है और मांग जनित भी होती है। लागत जनित जब वस्तुओं की जो लागत है वो बढ़ जाती है और उनके लिए वो लागत जनित होती है, और मांग बढ़ जाती है तो वो मांग जनित मुद्रास्फीति होती है। आगे, अवमूल्यन का उद्देश्य क्या है? अवमूल्यन भी दूसरे देश की मुद्रा के कंपेयर में अपने जो मुद्रा होती है उसका मूल्य कम करने देना, वो अवमूल्यन कहलाता है। तो इसका उद्देश्य क्या है? देखो मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया, निर्यात को हतोत्साहित करना भी नहीं, आयात को प्रोत्साहित करना, विदेशी मुद्राओं का महत्व घटाना, निर्यातों को प्रोत्साहित करना, निर्यातों को प्रोत्साहित करना। निर्यात जो निर्यात और आयात है, अगर अवमूल्यन हो रहा है मुद्रा का, कोई देश अवमूल्यन कर रहा है, अवमूल्यन कर रहा है तो निर्यात बढ़ जाएंगे और आयात घट जाएंगे। निर्यात है वो बढ़ जाएंगे क्योंकि मुद्रास्फीति के कारण निर्यात की जो मात्रा है वो बढ़ जाएगी, सस्ते हो जाएंगे, और आयात है वो महंगे हो जाएंगे, इसलिए उसकी जो डिमांड है वो कम हो जाएगी। तो यह है, अगर अति मूल्यन पूछे, इसका उल्टा पूछ ले, विमुद्रा का अगर अति मूल्यन किया जाए तो जो निर्यात है वो कम हो जाएंगे, आयात है वो बढ़ जाएंगे। यह है इसका उल्टा में। तो इसका ऑप्शन है वो लास्ट वाला सही है। मुद्रा के अवमूल्यन के फलस्वरूप होता है, मुद्रा के अवमूल्यन के फलस्वरूप क्या होता है भी? निर्यात व्यापार का प्रसार, आयात व्यापार का संकुचन, आयात स्थानांतरित का प्रसार भाई, उपयुक्त सभी सही है भी। निर्यात का व्यापार होता है, अवमूल्यन होता है, तो आयात व्यापार का संकुचन कम हो जाते हैं और उसका स्थानांतरित प्रचार होता है भी। गांव जो आयात वस्तु है वो उसका स्थानांतरित वस्तुएं उनका प्रोडक्शन किया जाएगा। नेक्स्ट, भारत में रुपए का अवमूल्यन पहली बार किस बरस किया गया था भी? वो 1949 में किया गया, पहली बार 1949 में किया गया, दूसरी बार बताएं कब किया गया, और तीसरी बार, थर्ड बार, ये फर्स्ट बार है भी, थर्ड बार कब किया गया बताएं भी, सेकेंड बार कब किया गया आप बताएं कमेंट में। थर्ड बार जो किया गया था वो 1991-92 में किया गया, 1992 में किया गया था। इस बार मुद्रा का 2 बार अवमूल्यन हुआ था। जो 2 बार मुद्रा का अवमूल्यन हुआ वो कौन से वर्ष में? 91-92 में, जो आगे आएगा। निम्न में से किस वित्तीय वर्ष में भारतीय रुपए को 2 बार अवमूल्यन किया गया? ये आगे भी क्वेश्चन, 2 बार अवमूल्यन 91-92 में, जो मैंने बता दिया। 66-67 की बात करें, क्या आई थी भी? हरित क्रांति आई इस टाइम। 91-90 की बात करें तो इस टाइम जो क्या हुआ था 91-92 यहाँ 2 वर्ष का जो पंचवर्षीय योजना में 2 वर्ष का अवकाश आया था। और 89-90 की बात करें
89 90 ये वित्तीय संकट था अभी हमारे देश में, अर्थव्यवस्था में वित्तीय संकट था। इसका तो आंसर ये वाला सही है, वित्तीय संकट था। तो सन आए उसको एक बार रिवीजन कर लिया। अगला है भारतीय मुद्रा को पूर्ण परिवर्तनीय माना गया। भारतीय मुद्रा को पूर्ण परिवर्तनीय कब माना गया भाई? भारतीय मुद्रा को पूर्ण परिवर्तनीय कब माना गया था भी? ये 93-94 के केंद्रीय बजट में माना गया था भी। भारतीय मुद्रा का पूर्ण परिवर्तनीय माना गया था 93-94 के। 92 ये 1991-92 की बात करें तो 92 में जो नरसिम्हा राव कमेटी थी, नरसिम्हा राव जो कमेटी थी, क्योंकि उस टाइम पूर्व हमारे प्रधानमंत्री भी रहे, और अब ध्यान रखना भी नरसिम्हा राव को भारत रत्न भी दिया गया है। हमारा भारत का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार भारत रत्न से नवाजा गया भी 2024 में। किसको? नरसिम्हा राव को। 51-52 में इन्होंने बैंकिंग सुधारों से संबंधित समिति दी थी, सुधारों से संबंधित समिति दी थी, कमेटी दी थी। ध्यान रखना भी ये परिवर्तनीय माना गया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा बैंक भारत का केंद्रीय बैंक है भी? कौन सा है? आरबीआई है भी। कौन सा है? आरबीआई है। देख लो भी इसमें आरबीआई का है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी। बैंक ऑफ इंडिया कब आया? ये 1901 में आया। जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ये कब आया? 1955 में आया। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया कब आया भी बताएं? इसका आंसर जो सही है वो आरबीआई है भी। आरबीआई किस समिति के आधार पर आया भी? कौन सी समिति आई थी? यंग हिल्टन समिति आई थी। यंग हिल्टन समिति आई थी। और कौन से एक्ट के तहत भी? एक्ट 1934 का भी। स्थापना 1 अप्रैल भी 1935 को। राष्ट्रीयकरण भी 1949 को। राष्ट्रीयकरण 1949 को। पहले गवर्नर ओसबोर्न भाई। भारतीय पहले गवर्नर सीडी देशमुख भाई। वर्तमान में गवर्नर शक्तिकांत दास भाई, जो 25वें नंबर के दोबारा उनको कार्यभार दिया गया भी। आगे नेक्स्ट, आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है भी? आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है? बंबई में है भी। जब ये स्टार्टिंग की गई थी तब ये कोलकाता में था। आरबीआई का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो बंबई में है। शुरू में कहाँ था? शुरू में जब ये आरबीआई बैंक बना था, आरबीआई तब बैंक बना था 1 अप्रैल 1935 को। तब कहाँ था हेडक्वार्टर? कोलकाता में था। कोलकाता से आरबीआई शिफ्ट किया गया, मुंबई शिफ्ट किया गया। मुंबई भी सपनों का शहर बोला जाता है, महाराष्ट्र की राजधानी है, वहां आरबीआई का हेडक्वार्टर पड़ता है भी। और ये जो लगभग, अगर तुम्हें नहीं पता, कोई भी बैंक पूछ लिया और उनका हेडक्वार्टर नहीं पता, तो ऑलमोस्टली 90% मुंबई में पड़ता है भी। ठीक है। चेन्नई जो तमिलनाडु की राजधानी है, कोलकाता जो वेस्ट बंगाल की राजधानी है, दिल्ली जो भारत की राजधानी है, ये भारत की राजधानी है, जो 1911 में जॉर्ज पंचम ने घोषणा की थी और 12 में नई दिल्ली को भारत की राजधानी बनाया गया। उससे पहले कौन सी थी भी भारत की राजधानी? कोलकाता थी। कोलकाता थी भारत की राजधानी। कौन सी थी? कोलकाता थी। और बाद में इसे दिल्ली शिफ्ट किया गया 1912 में। आगे, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ भी? ये मैंने बता दिया तुम्हें, 1949 में हुआ। 47 में देश आजाद हुआ। 45 में इकोनॉमिक्स में IMF और वर्ल्ड बैंक, दो संस्था है। ये इंडियन इकोनॉमी की नहीं है, यूएसए के हैं। वॉशिंगटन डीसी में इनका हेडक्वार्टर है। वॉशिंगटन जो हेडक्वार्टर है डीसी में, ये यूएसए की राजधानी भी है। यूएसए की राजधानी भी है, वहां इनका हेडक्वार्टर 45 में इन्होंने काम करना शुरू किया था। और 1948 में गैट आया था। गैट जो हम पढ़ते हैं, इसकी जगह क्या आ गया? WTO आ गया भी।
अब WTO आ गया जो 1 जनवरी 1995 को है। ये ध्यान रखना है। जिनेवा में हमें WTO का मुख्यालय, ध्यान रखना है। इसका ऑप्शन तो ठीक ही होगा। आगे, भारत में कौन सा बैंक मुद्रा नोट छापता है भी? कौन सा बैंक छापता है? RBI भी, भारतीय रिजर्व बैंक भी, RBI बैंक छापता है, भारतीय स्टेट बैंक भी, SBI भी, नाबार्ड भी। नाबार्ड की स्थापना 1982 में भी, SBI की स्थापना 1955 में भी, ICICI इसकी स्थापना बताएंगे कमेंट में जरूर। रिजर्व बैंक की 1935 में भी। नाबार्ड की स्थापना स्यूरमन कमेटी के आधार पर, RBI की स्थापना यंग हिल्टन कमेटी के आधार पर, SBI जो इंपोरियल बैंक, जो 3 बैंक बॉम्बे, चेन्नई और कोलकाता जो बैंक थे, बंगाल बैंक, बॉम्बे बैंक और चेन्नई मद्रास जो बैंक, इन तीनों को मर्ज करके जब इंपोरियल बैंक 1921 में उनको नाम दिया गया और बाद में इन 3 बैंकों से SBI नाम दिया गया 1955 में इंपोरियल बैंक को। आगे क्वेश्चन आएगा तब बताऊंगी। नोट छापता है भी, वो आगे इसके क्वेश्चन और आएंगे तभी उनके सारे कंसेप्ट हम कर लेंगे। मुद्रा को न्यूनतम आधार पर, न्यूनतम आरक्षित पद्धति के आधार पर नोट छापे जाते हैं। भारत में कागजी नोट मुद्रा को जारी का पूर्ण अधिकार किसके पास है? जारी करने का पूर्ण अधिकार किसके पास है? देख लो भाई, कागजी नोट पूछा है, कागजी नोट पूछा तो रिजर्व बैंक के पास। अगर पूछा होता सिक्का तो वित्त मंत्रालय करता है, और जो इन नोटों पर जो सिग्नेचर होते हैं वो RBI के गवर्नर के होते हैं। RBI के गवर्नर के जो सिग्नेचर होते हैं वो इन नोटों पर। वित्त आयोग भी, जो आर्टिकल इसका वर्णन है 280 में, आर्टिकल 280 में इसका वर्णन है। वित्त आयोग अभी तक 16वां वित्त आयोग, जिनका 15 वित्त आयोग हो चुके हैं, जो अब 15 वित्त आयोग 25 में पूरे हो जाएंगे, फिर 25 से जो 30 तक चलेगा वो 16वां वित्त आयोग टाइम चलेगा। 16वां वित्त आयोग टाइम क्या है? 2025 से 2030 तक होगा भी इनका टाइम पीरियड। 15 वित्त आयोग हो चुके हैं, इनके भी पूछे जाते हैं। ये 51 से शुरू हुआ था और 51 में फर्स्ट था भी, और जो 51 से 1956, सॉरी भाई, ये 50 से लेके 1900, एक मिनट भाई, जब वित्त आयोग आया था वो 1951 में से लेके 1956 तक ये चला था फर्स्ट वे। और अभी तक कितने हो चुके हैं? 15 वित्त आयोग हो चुके हैं। अभी तक कितने हो चुके हैं? 15 वित्त आयोग। 15वां वित्त आयोग चल रहा है अभी, 25 तक ये पूरा होगा। ये 31 मार्च तक जो 25 तक ये पूरा होगा, उसके बाद चलेगा 16वां वित्त आयोग। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष किसे चुना गया है? अरविंद पंगड़िया को भी। किसे चुना गया है? अरविंद पंगड़िया को भी। अरविंद जो पंगड़िया कौन थे भी? अरविंद पंगड़िया ये कौन थे? नीति आयोग, जो नीति आयोग उसके पहले फर्स्ट क्या थे? उपाध्यक्ष थे भी। क्या थे? उपाध्यक्ष थे। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष किसे चुना गया है? अरविंद पंगड़िया को। 15वें के कौन है भी बताएं? 14वें के कौन है? 15वें के कौन है? अनके सिंह तो 15वें के हैं, और 14वें के कौन है? YV रेड्डी है। 13वें के कौन है? तो ये इसके, और खुसरो जो है वो पहले वित्त आयोग के थे भी। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया भी ये 1911 में आया था। भारत सरकार में। आगे, भारत में मुद्रा जारी करने का एकमात्र अधिकार 1 रुपए के सिक्के तथा नोटों का छोड़कर निम्नलिखित में से किसके पास है? इन्होंने सिक्के और नोट छोड़ दिए तो किसके पास? अभी RBI के पास है, भारतीय रिजर्व बैंक के पास। और भारत सरकार जो वित्त मंत्रालय है, भारत सरकार है, वो सिक्के और नोटों को जारी करने का देती है। में योजना आयोग जो 1950 में आया था भी, इसमें कार्य जब फर्स्ट पंचवर्षीय योजना आई थी वो 1951 से 56 तक चली थी। फर्स्ट पंचवर्षीय योजना, टोटल 12 पंचवर्षीय योजना
रही है भी। 12वीं पंचवर्षीय योजना थी वो 2012 से 17 तक चली थी, 2017 तक चली थी। योजना आयोग ये हमने रूस से लिया था भी, ये रूस से हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिया ये कंसेप्ट। जो योजना आयोग, इसकी जगह अब क्या गया, नीति आयोग आ गए, नीति आयोग आ गए। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, जो वर्तमान में प्रधानमंत्री होते हैं वही अध्यक्ष होते हैं, भी ध्यान रखना, ठीक है। ये हो गया। नेक्स्ट, भारत में सिक्कों को जारी करने के लिए कौन अधिकृत है भी? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये नोटों को जारी करता है, नोटों को जारी करता है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये वाणिज्य बैंक है। वित्त मंत्रालय जारी करता है भी। सिक्कों को जारी, जो सिक्के होते हैं उनको जारी कौन करता है? वित्त मंत्रालय करता है। और सिक्कों पर जो सिग्नेचर होते हैं, हस्ताक्षर होते हैं, वो कौन करता है भी? वित्त सचिव करता है, वित्त सचिव करता है, वित्त सचिव करता है, ध्यान रखना। इनमें से कौन भारत सरकार का मुख्य बैंक है भी? भारत सरकार का मुख्य कौन सा है भी? रिजर्व बैंक है भी। भारत सरकार का मुख्य बैंक कौन सा है? रिजर्व बैंक है। बैंक ऑफ इंडिया मैंने बता दिया, 1901 में आया। स्टेट बैंक जो 1955 में आया। आरबीआई 1935 में आया। पंजाब नेशनल बताएंगे कब आया? 1894 में आया था। आगे में भारत में मौद्रिक नीति किसके द्वारा बनाई और लागू की जाती है? मौद्रिक नीति किसके द्वारा? आरबीआई के द्वारा। आरबीआई के द्वारा ही बनाई जाती है और इनके द्वारा ही लागू की जाती है। ये कंट्रोल मौद्रिक नीति द्वारा हम मुद्रा को कंट्रोल करते हैं भी। अगर मुद्रास्फीति हो तो ब्याज दरें बढ़ा देगा आरबीआई सारी, तो कंट्रोल हो जाएगी। अगर अपस्फीति हो तो उनको कम कर देगा, तो वो सही लोगों के पास पैसे आ जाएंगे। कंट्रोल कौन करता है? आरबीआई करता है। उसके बाद नेक्स्ट, भारतीय रिजर्व बैंक से संबंधित निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कर नीचे दिए गए कूट को सही उत्तर चुने। ये शीर्ष बैंक है भी, शीर्ष बैंक है, मुख्य बैंक है। ये मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करता है, सही भी, आरबीआई नियंत्रित ही करता है। यह व्यापारिक घरानों को ऋण प्रदान करता है, ये भी नहीं आएगा। यह नाबार्ड के कार्यों का निरीक्षण करता है, ये सही है, ये सही है, ये सही है, तो इसका ऑप्शन तो सही हो जाएगा। अब सुने भी, जो व्यापारिक घरानों को ऋण नहीं देता भी, ये बैंकों को ऋण देता है। आरबीआई किनको देता है? ये बैंकों का बैंक है, बैंकों का बैंक है भी, बैंकों का बैंक है, ये उनको ऋण देता है भी, बैंकों को देता है। ये ना भी हम जैसे व्यक्ति इनमें खाता नहीं खुला सकते भी। आगे ध्यान, भारतीय रिजर्व बैंक की लेखा वर्ष की अवधि क्या है? ये अप्रैल से मार्च है, अप्रैल से मार्च है। कृषि की पूछे, ये जुलाई से जून है। कृषि का जो लेखा वर्ष पूछे, कृषि का लेखा वर्ष पूछे तो वो कौन सा है? ये जुलाई से जून है भी, 1 जुलाई से 31 जून है। अगर भारतीय रिजर्व पूछे तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है, जिसे वित्तीय वर्ष भी बोलते हैं, इसे वित्तीय वर्ष भी बोलते हैं, वित्तीय वर्ष भी बोलते हैं। जनवरी से दिसंबर साल ईयर शुरू होता है नहीं, अगस्त से जुलाई, कोई इश्यू नहीं है इसका। रिजर्व बैंक को नोट निगम विभाग के पास हर समय कम से कम कितने मूल्य का स्वर्ण कोष रखना चाहिए? ये आता है भी, जो नोट प्रिंट किए जाते हैं तो रिजर्व बैंक के नोट निर्गमन विभाग के पास हर समय कितना रखना चाहिए? 115 करोड़ का सोना रखना चाहिए स्वर्ण, और 85 करोड़ की विदेशी मुद्रा में, विदेशी मुद्रा में, विदेशी मुद्रा। टोटल जो होता है वो 200 करोड़ का है। ये न्यूनतम जो आरक्षित, न्यूनतम जो आरक्षण रखते हैं हम, टोटल 200 करोड़ का रखते हैं। इसका आंसर तो यही सही है, ध्यान रखना। जो पैसे प्रिंट होता है तो आरबीआई के पास 115 करोड़ का सोना और 85 करोड़ का विदेशी मुद्रा भंडार होना ही चाहिए, तब वो मुद्रा प्रिंट की जाती है। टोटल 200 करोड़। आगे नेक्स्ट में, भारतीय रिजर्व बैंक करेंसी नोट जारी करता है भी नियत प्रत्याशित प्रणाली के अंतर्गत, अधिकतम प्रत्याशित प्रणाली के अंतर्गत, नियत न्यूनतम आरक्षण प्रणाली के अंतर्गत। ये जो मैंने अभी बात की है वही है।
अनुपातिक आरक्षण प्रणाली के आधार पर न्यूनतम जो 200 करोड़ का 200 करोड़ का, जिसमें 115 करोड़ किसका भी सोना गोल्ड और 85 करोड़ क्या भी विदेशी मुद्रा फॉरेन जो करेंसी। आगे नेक्स्ट में निम्नलिखित में से वह कौन सी भारत की शीर्ष बैंकिंग संस्था है जो मौद्रिक नीति को नियंत्रित करती है? कौन करता है? आरबीआई करता है। कौन करता है? आरबीआई करता है। आरबीआई करता है। कौन करता है? भी आरबीआई करता है। स्टेट बैंक ये मैंने बताई दी भाई। एक्सिस बैंक किसके स्थान पर आया ये बताएं। आगे इसका क्वेश्चन आएगा। बैंक ऑफ इंडिया ये 1901 में आया। ये सारे मैंने सन तुम्हें बताई दी, रिपीट हो रही है। आगे भारतीय रिजर्व बैंक की खुला बाजार कार्रवाई का अर्थ क्या है? क्रय विक्रय। पहले खुला बाजार ओपन मार्केट, पहले तो इसको समझ लो। ओपन मार्केट, ओपन जो मार्केट है यहाँ क्या होता है भी? ये होता है मुद्रा को कंट्रोल करने का जरिया है भी। अगर आज है मुद्रा जो पूर्ति है उसको नियंत्रित करना है तो जो बैंक जो आरबीआई बैंक है वो क्या करेंगे? रिजर्व बैंक जो ओपन मार्केट है इसका सरकारी बॉन्डों से आएगा भी। अगर हम ओपन मार्केट में क्रय विक्रय से है भी, प्रतिभूतियों को बेचना और खरीदना भी, प्रतिभूतियों को बेचना और खरीदना। अगर बेच देते हैं प्रतिभूतियों को, प्रतिभूतियां लोगों के पास चली जाती है और जो बैंक है वो पैसे अपने पास ले लेता है, तो मुद्रास्फीति जो मुद्रा की पूर्ति है उसको कंट्रोल किया जा सकता है। अगर प्रतिभूतियां लोगों से वापस ले लेता है बैंक और उनको पैसे दे देता है तो उससे मुद्रा की जो पूर्ति है वो बहुत अधिक हो जाती है और मुद्रास्फीति जो उनको बढ़ाया जाता है। मुद्रास्फीति को कंट्रोल करने का है लोगों को प्रतिभूतियां बेच देना और लोगों को प्रतिभूतियां खरीद लेना, मुद्रास्फीति को बढ़ा देना और मुद्रास्फीति को कंट्रोल करना, लोगों को मुद्रास्फीति बेच देना, वो जो प्रतिभूतियां बेच देना भी। ये ध्यान रखना। जो मार्केट ओपन मार्केट ये सरकारी बॉन्डों को खरीदना और बेचने का काम है किया जाता है। इससे मुद्रा पूर्ति को कंट्रोल किया जा सकता है। नेक्स्ट भी 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? ये मैंने बता दिया भी। वित्त मंत्री, हाँ वित्त मंत्रालय के सचिव के होते हैं। वित्त मंत्रालय के सचिव के होते हैं। वित्त मंत्रालय की अनुमति के आधार पर जो उनको नोटों सिक्कों को प्रिंट किया जाता है। आरबीआई के गवर्नर के किन के आधार पर होते हैं? अभी कागजी नोट में, कागजी जो नोट होते हैं उस पे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय करेंसी नोटों के पिछले भाग पर कितनी भाषाएं होती है? भी 15 होती है। टोटल 17 भाषा होती है। 17 भाषा होती है। टोटल है 17 भाषा होती है। भी 15 भाषा उसके पीछे नोट पे होती है। ये तो ध्यान रखना, कॉमन सेंस का है। काउंट कर लेना भी, काउंट कर लेना, क्योंकि ये जो तुम पैसे होता है तुरंत लो उसको काउंट करो। जो तुम प्रैक्टिकल करके देखते हो वो चीज इजीली याद रह जाती है। काउंट कर लेना। 2000 के भारतीय बैंक पर छपा मंगलयान, पहले तो ये क्वेश्चन ही बन गया भाई। 2000 के नोट पर किसका फोटो छपा है? मंगलयान का। अब 2000 का नोट किस बंद कर दिया है भी? इसको बंद कर दिया है। क्या दर्शाता है भी? अंतरिक्ष में भारत का पहला उद्यम भी मंगलयान जो गया है, पहला उद्यम ही दर्शाता है। इसका ऑप्शन यही सही है। जो अब हमने ये जो इसरो है, मंगलयान जो इसरो है हमारा छोड़ता है, इसरो जो है इसका हेडक्वार्टर बताएं भाई। हेडक्वार्टर इसका कहाँ है? बेंगलुरु में है। बेंगलुरु में है। बेंगलुरु जो है किसकी राजधानी है भी? बेंगलुरु किसकी है भी? कर्नाटक की है। कर्नाटक की है जो हमारी अंतरिक्ष जो एजेंसी है। ठीक है, ध्यान रखना। हाल ही में आरबीआई द्वारा 50 के मूल्य के नोट पर पृष्ठ भाग में निम्नलिखित में से किसका रूपांकन किया गया है? ये ए वाले बच्चों को तो मैंने स्पेशल बताया है भी। कौन से मैंने सारे नोट लिखाए थे भी, कौन कौन से किस किस नोट पे किसका प्रिंट है। तो जो इस पे किसका है भी? लाल किले का है। मंगलयान का 2000 रुपये हो गया भी, 2000 रुपये हो गया। सांची के स्तूप है भी 50 का नोट है तो उसपे देखिए भी किसका है? हम्पी का जो पत्थर से बना रथ है वो किसका है भी? 50 के नोट पर किसका है भी? सांची का स्तूप है भी। कौन सा है? सांची का स्तूप है भी। लाल किला किस पे है भी? 500 के नोट पे है। किस पे है?
और हम्पी का ये पत्थर से बना हुआ रथ किस पे है? नाव की बावड़ी जो 100 पे है, और हम्पी वाला भी 200 के नोट पे है। ये सारे लिख लेना बे तुम। नेक्स्ट है, नवंबर 2016 में जारी किए गए किस भारतीय नोट के पीछे मंगलयान का चित्र है? तो 2000, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, 2016 8 नवंबर जो नोट बंदी की थी, नोटबंदी किसने की थी? एक मिनट, नोटबंदी किसने की थी? हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 नवंबर 2016 को कहा था, वे प्रिय मेरे भाई और बहनों, आज से 500 और 1000 का नोट नहीं चलेगा। उसके बाद ये जो बाद में 2000 का नोट जारी किया गया था, उसमें मंगलयान का पिक्चर है, तो बंद कर दिया गया। पहली नोटबंदी जो सरकार ने कब की थी? वो 8 नवंबर 2000 को की थी। ये ध्यान रखना भी, ये लिख लेना। 200 के नोट पे किसका है? 500 पे लाल किले का है, 100 पे रानी राव की बावड़ी है, 200 पे ये सारे नाम लिख लेना भी। तो नॉर्मल क्वेश्चन है। रानी की नाव, ये दोबारा आ गया भी, रानी की नाव जो 100 पे है भी, रानी की नाव 100 पे है, इसपे सांची का स्तूप है। 10 रुपए पे किसका है भी? हम्पी का है। 200 रुपए पे किसका है भी? बताइए। तो ये सारे तुम कंटिन्यू लिख लेना, मैंने बच्चों को करवाया है। कल वाले आज तो मैं थोड़ी लेट हो रही हूँ, थोड़ा रखता है, जल्दी जल्दी करवा के कल मैं तुम्हें इकट्ठा सारा लिखा दूंगी। लगभग इसमें सारे ऑलमोस्टली आगे हैं, ठीक है। आगे में मध्य प्रदेश में करेंसी प्रिंटिंग, ये देवास में होती है भी। कहाँ होती है? देवास में होती है। प्रिंटिंग के ये अलग अलग है। होशंगाबाद है, ये कहाँ पड़ता है? ये बताएंगे। होशंगाबाद कहाँ पड़ता है? यहाँ भी होती है। राष्ट्रीयकरण से पहले भारतीय स्टेट बैंक का क्या नाम था? भी इंपोरियल बैंक था, ये मैंने बात अब बता दी। इंपोरियल बैंक ये 1921 में नाम दिया गया। किन 3 बैंकों को दिया गया था? एक बांग्ला बैंक, बांग्ला जो बैंक था जो कब आया? 1806 में आया। फिर उसके बाद कौन सा आया भी? बॉम्बे बैंक, बॉम्बे बैंक जो कब आया भी? 1840 में आया। उसके बाद मद्रास बैंक में, मद्रास बैंक जो कब आया? 1843 में आया। इन 3 बैंकों को मर्ज कर इंपोरियल का नाम दिया गया 1921 में। इसको फिर 1955 में एसबीआई का नाम दिया गया था। एसबीआई का 1955 में नाम दिया गया था। एसबीआई का 1955 में नाम दिया गया था, जो 1 जुलाई, और इसकी 55 में दिया गया नाम, ठीक है। इंपोरियल कंपनी बैंक ऑफ मद्रास भी ये रहा, बैंक ऑफ बॉम्बे भी ये रहा। ये ध्यान रखना, ये कब कब आए ये मैंने तुम्हें बता दिया है। उसके बाद में इंपोरियल बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई? ये वापिस आ गया भाई 1955 में। 1921 में 55 में एसबीआई की, 1923 में कौन सी? 35 में आरबीआई की, ठीक है। एक्ट 1934 के तहत। आगे नेक्स्ट है, भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1955 में की थी। निशान देख लेना भी आगे। भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक की बात करें तो एसबीआई है भी, एसबीआई है। और विश्व में सबसे अधिक संख्याएं खोलने वाला भारतीय बैंक कौन सा है भी? एसबीआई है भी। कौन सा है? एसबीआई है भी। नाबार्ड जो सॉरी मैं ये इधर लिख लेती हूँ, 1982 में आया, जो सीरोमैन कमेटी के आधार पर। अगला है भी, भारतीय स्टेट बैंक का मुख्यालय कहाँ है? स्टेट बैंक का मुंबई में है, लगभग ऑलमोस्टली मुंबई में है। अहमदाबाद जो गुजरात में पड़ता है, नई दिल्ली जो भारत की राजधानी है, सबसे बड़ा मोदी स्टेडियम भी है अहमदाबाद। सबसे ज्यादा पॉपुलेशन से भी जाना जाता है। चेन्नई जो तमिलनाडु की राजधानी है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीयकृत बैंक नहीं है? अभी कौन सा नहीं है? भारतीय स्टेट बैंक नहीं है। ये ध्यान रखना, आरबीआई और एसबीआई
ये दो बैंक राष्ट्रीयकृत में नहीं काउंट किए जाते हैं, राष्ट्रीयकृत बैंक नहीं है, ये सरकारी बैंक है, राष्ट्रीयकृत बैंक नहीं है, राष्ट्रीयकृत बैंक नहीं है, ध्यान रखना भाई। राष्ट्रीयकृत ये दो बैंक नहीं है क्योंकि ये ऑलमोस्टली सरकारी बैंक है भी, राष्ट्रीयकृत नहीं है। राष्ट्रीयकृत होता है भी जो बैंक है इसमें आधा हिस्सा, जैसे पंजाब नेशनल का हो गया, इसमें 51% हिस्सा सरकार का होना, वो राष्ट्रीयकृत में काउंट किए जाते हैं। और वर्तमान में राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या है वो 12 है, ध्यान रखना। राष्ट्रीयकरण जो पहली बार 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, 1980 में 6 बैंकों को हुआ, टोटल ये 20 हो गए थे, इनको मर्ज करके अब ये 12 बचे भी, ध्यान रखना। ये भारतीय बैंकों की कहाँ अधिकतम शाखाएं हैं भी, कहाँ है? यूके में है अधिकतम शाखाएं भारतीय बैंक की, कहाँ है? यूके में है। सबसे ज्यादा विश्व में शाखाएं खोलने वाला भारतीय बैंक एसबीआई है भी। बांग्लादेश में राजधानी ढाका, श्रीलंका कोलंबो राजधानी, यूएसए वॉशिंगटन, यूके की राजधानी लंदन में। भारत में सर्वाधिक शाखाएं किस विदेशी बैंक की है भी? ये स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक की है भी, ये स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक की है। कमेंट में जरूर बताइए ये बैंक कहाँ का है। अगला किस वर्ष नाबार्ड की स्थापना की गई? ये मैंने बता दिया भाई, 82 में की गई, शिवरमन कमेटी के आधार पर की गई थी भी, 12 जुलाई को भी। 92 में भी नरसिम्हा जो कमेटी आई, 92 में एलपीजी आई भी, आ गई। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकों की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी? ग्रामीण, ये 6ठी पंचवर्षीय योजना में। ग्रामीण जो विकास बैंक है ये 1975 में है। तो कौन सी योजना भी? चौथी जो पंचवर्षीय योजना कौन सी थी? 5वीं कौन सी थी? 7वीं कौन सी थी? तो इसका बता देते हैं, मैंने सारा ये एक बार बता दिया। 51 से 56 फर्स्ट थी, 1956 से 1961 ये सेकंड थी, 1961 से 1966 ये थर्ड थी। फिर 3 वर्ष का अवकाश आ गया था भी, 1966 से 69 3 वर्ष का अवकाश रहा था भी। 1969 से 1974 जो कौन सी रही थी भी? चौथी रही थी। और 1974 से जो 1979 थी, 1979 थी, वो कौन सी थी? 5वीं थी भी, 1905वीं थी। और इसमें फिर सरकारें बदली भी, जनता पार्टी आई, 78 5वीं योजना थी वो 1978 रही थी। चौथी योजना आ गई। छठी योजना कब आई हुई? छठी योजना आई थी 1980 से 1985 रही थी, 1980 से 1985 रही थी भी, ये ध्यान रखना। 7वीं जो योजना है इनका लिख लेना, 7वीं योजना है वो 1985 से 1990 रही थी। फिर 2 वर्ष का अवकाश रहा था 1990 से 78 में, बीच में भी 2 अवकाश रहा था, बीच में 2 वर्ष का जिसे रोलिंग प्लान बोला गया, 78 से 80। यहाँ 1990 से 1992 तक ये 2 वर्ष का अवकाश रहा क्योंकि वित्तीय संकट था भी। फिर 1992 से 1997 थी, वो कौन सी थी भी? यहाँ कौन सी योजना आ गई? 5वीं योजना आ गई, ये 6ठी आ गई, ये 7वीं आ गई, 7वीं, और ये 8वीं योजना थी। और जो 1997 से ये 2002 तक 9वीं थी भी। और 2002 से 2007 जो थी वो 10वीं थी। और 2007 से 2007 से 2012 जो 11वीं थी। और 2012 से 2017 में ये 12वीं थी। ये मैंने सारी कंप्लीट करा दी है, ये सन ध्यान रखना, लिख लेना भाई। उसके बाद देखिए नाबार्ड संबंधित में, क्योंकि अब टाइम हो चुका है, अभी लंबा टाइम हो गया मेरी क्लास और टीचर की भी है।
तब मेरे को मैं सही नहीं कर पाई, पर मैंने मोटा मोटा सारी बातें बता दी है तुम्हें। आगे और आएगा तब और कर लेंगे। नाबार्ड जो संबंधित है भी, ये किससे संबंधित है? राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास से संबंधित है भी नाबार्ड। इसका भी हेडक्वार्टर मुंबई में है, 82 में इसकी स्थापना हुई। आगे भी क्षेत्रीय ग्रामीण विकास किसके द्वारा प्रायोजित होते हैं भी? किसके द्वारा होते हैं भी क्षेत्रीय ग्रामीण? बताएंगे किसके द्वारा होते हैं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक? कौन करता है भी? वाणिज्य बैंक, राष्ट्रीयकृत वाणिज्य बैंक या स्टेट बैंक करता है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक किसके द्वारा नियोजित होते हैं भी? बताइए, भारत सरकार या रिजर्व बैंक या वाणिज्य बैंकों के द्वारा? जो क्षेत्रीय ग्रामीण है ये स्टेट बैंक करता है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है उनको स्टेट बैंक करता है। आगे ध्यान रखना, प्रथम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना भी ये 1975 में हुई, ये मैंने बता दिया है। ये 1975 में हुई। ये आपके ये 60 क्वेश्चन थे। कल मुद्रा और बैंकिंग के 60-70 क्वेश्चन और बचते हैं, वो और आएंगे। इससे पूरा आपका पोर्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा। इसको 2-3 बार देखें, इनसे क्वेश्चन बाहर नहीं जाएंगे भी। थैंक यू भी। क्वेश्चन को जितना हो उसके रिपीट करेंगे और इनसे बाहर नहीं जाएगा। और हमारा जो एकलव्य क्लासेस यूट्यूब चैनल है उसको ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब और लाइक कमेंट शेयर भी किया करोगी। थैंक यू।